شهر مشکل. नाइनटीन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना ईरान में हो चुकी थी। वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की व्यवस्था थी, लेकिन जो सुप्रीम पावर थी, जो पूरी सत्ता का केंद्र बिंदु था, वो सुप्रीम पावर के पास था और वो सुप्रीम पावर बने खुमैनी। इसे विलायत फ़क़ी भी कहा जाता है। शिया मुस्लिम कम्युनिटी का जो इस्लामिक सिद्धांत है उसमें इसको विलायत फ़क़ी कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक धर्मगुरु के पास ये पूरी पावर होती है, पूरी शक्ति होती है, और वही पावर खुमैनी के पास आ चुकी थी। ईरान अब दूसरे रास्ते पर चल पड़ा था। ईरान की तस्वीरें बदलने लगी थी, नाइट क्लब बंद हो गए थे, पर्दा प्रथा आ चुकी थी और इस्लामिक सिद्धांत अब वहां पर दिखने लगे थे। 1981 में खमनोई धीरे धीरे लोगों के जहन में घर कर रहे थे और लोग उन्हें चाहने लगे थे, क्योंकि इस्लामिक सिद्धांतों और शिया कम्युनिटी के फैसलों को लेकर के उनका कद बढ़ने लगा था। पूरी दुनिया के बीच एक इस्लामिक पावर के रूप में खामनोई स्थापित होने लगे थे, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता को उन्होंने कभी झुककर सलाम नहीं किया। यही वजह थी कि लोगों के बीच उनका कद बढ़ा था। लोगों ने उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कहा। 1981 के अंदर वो चुनाव लड़े और पहली बार वहाँ के राष्ट्रपति बने। और उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वहाँ के संविधान में परिवर्तन करने के बाद वो जो सुप्रीम पावर का पद था वो भी खामनोई को राष्ट्रपति रहते हुए मिल गया। यानी कि संविधान में परिवर्तन ईरान ने कर दिया और खामनोई के पास वो सुप्रीम पावर का पद भी रहा और वो राष्ट्रपति भी बन गए और करीब 36 सालों तक वो ईरान पर काबिज रहे। वे 1981 से 1989 तक राष्ट्रपति रहे। और ये जो पावर बदलने की बात मैं वो कर रहा हूँ कि उनको सुप्रीम पावर भी बनाया गया, ये उनके उस्ताद की मौत के बाद हुआ, क्योंकि वो लोगों में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे कि संविधान के अंदर बदलाव किया गया और फिर सुप्रीम जो पावर थी वो भी उनको दे दी गई। इस दौरान ईरान और इराक के बीच भी युद्ध हुए और कई सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती चली गईं और वो सत्ता का केंद्र बिंदु बनकर उभर गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में शिया कम्युनिटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे, सत्ता का केंद्र बिंदु रहे, राष्ट्रपति रहे और वहाँ उन्होंने अपना एक अलग ऑरा बना लिया था। लेकिन वो धीरे धीरे ये कहा जाता है कि कुछ लोग उनसे परेशान हो गए। परेशान यूँ हो गए कि उनकी कट्टरपंथी जो बातें थीं उनको लेकर के लोगों के अंदर थोड़ा सा एक दूसरा भाव आने लगा था। उनको तानाशाह तक लोग कहने लगे थे और ये हमेशा होता है, हर जगह दो वर्ग काम करते हैं। एक वर्ग जो उनके साथ चल रहा था, एक वर्ग जो अंदर खाने धीरे धीरे उनकी खिलाफत करने लगा था। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर अमेरिका और उनकी दुश्मनी क्या है? क्यों 10,000 किलोमीटर दूर का अमेरिका ईरान से दुश्मनी पालता है और ख़ास तौर पर खामनोई से? तो इसका जवाब ये है कि खामनोई वो शख्सियत हैं जिन्होंने, मैं फिर कह रहा हूँ, कि पश्चिमी सभ्यता को झुककर सलाम नहीं किया और पश्चिमी सभ्यता के पैर उखाड़ने के लिए ही खामनोई ने वहाँ आंदोलन किए थे, जिसके चलते हुए उन्होंने वहाँ के शासक को हटा करके एक नई सत्ता अपने उस्ताद के साथ शुरू की और फिर खुद उस सत्ता के केंद्र बिंदु बने। आपको बता दूं कि 1953 में अमेरिका ने ही ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करवाया था और जो शासक वहाँ पर बनाए गए थे उनको बाकायदा अमेरिका की सह पर वो शासक वहाँ बनाए गए और यूरोपियन पद्धति के पोषक शासक वो वहाँ पर थे। राजा शाह पहलवी अमेरिका भाग गए, वहाँ पर शरण पा ली, लेकिन जो लोग खामनोई के साथ खड़े हुए थे वो अब विरोध करने लगे थे, सड़कों पर उतर आए, स्टूडेंट्स लीडर सड़कों पर उतर आए और 53 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा, वहाँ के दूतावास में घुस गए और उन सब का अंदर खाने खामनोई ने समर्थन किया। अमेरिका ने टसल पाल ली, राष्ट्रपति बदलते गए, लेकिन ये टसल नहीं बदली और धीरे धीरे ये चुनौती के रूप में सामने आने लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर चुनाव हार गए और इसी वजह से वो चुनाव हारे। रोनाल्ड रीगन वहाँ के राष्ट्रपति बने और जब वो राष्ट्रपति बने तो यहाँ के जो स्टूडेंट लीडर्स थे उन्होंने अब उन नागरिकों को मुक्त कर दिया। राष्ट्रपति बदलते रहे, अंदर खाने ये बगावत चलती रही, ये दुश्मनी चलती रही, ये टसल चलती रही और धीरे धीरे ये एक ऐसा मसौदा तैयार हो गया कि किस तरीके से बदला लिया जाए। चूँकि वो एक पावर सेंटर थे, लिहाजा बदले लेने जैसा कोई दिन आया नहीं।
खामनोई ने भी सोचा कि ठीक है, कहीं कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है तो हमें दुनिया के साथ खड़ा होना चाहिए। और उसी के लिए जब 9/11 का हमला अमेरिका पर हुआ तो उस दौरान कैंडल मार्च ईरान में निकाले गए। खामनोई के समर्थकों ने वो कैंडल मार्च निकाले, शोक भी व्यक्त किया गया और एक कोशिश की गई कि एक अच्छे संबंध अमेरिका से बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा जाता है कि धीरे धीरे ईरान में भी ईरान के नागरिकों के खिलाफ अत्याचार का सिलसिला बढ़ने लगा था। अब खामनोई तानाशाह हो गए थे, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। अखबारों में खबर छपने लगी कि तानाशाह हुए खामनोई। 36 सालों के राज में अब वो कट्टरपंथिता की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लोगों को ये रास नहीं आ रहा था। कुछ लोग जो उनकी पैरवी कर रहे थे वो उनके साथ थे, लेकिन एक बड़ा धड़ा अब उनके खिलाफ अंदर खाने काम करने लगा था। यही वजह थी कि 2009 में उनके खिलाफ एक पहला आंदोलन हुआ। जितने भी आंदोलन उनके हुए, उन सब आंदोलनों को दमनपूर्वक कुचलने का काम खामनोई ने किया और उनकी खिलाफत होने लगी। IRGC, वो पुलिस जो खामनोई के द्वारा बनाई गई थी, वो उन तमाम आंदोलनों को कुचलने का प्रयास करती थी जो आंदोलन के खिलाफ होते थे। इतना ही नहीं, बल्कि एक बच्ची ने हिजाब नहीं पहना और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस्लामिक कट्टरपंथिता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो उसको लेकर भी लोगों में एक रोष पनपने लगा था। बता दें कि मेहसा आमनी उस बच्ची का नाम था। अखबारों में सुर्खियों में वो बच्ची रही। पूरी दुनिया के अंदर ये खबर प्रसारित हुई और अत्याचारों का सिलसिला यहाँ नहीं थमा। कई आंदोलन उनके खिलाफ भी हुए। चूंकि वो एक धर्मगुरु थे, लिहाजा लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में उनकी इज्जत हमेशा बनी रही। खामनोई यही नहीं थमे थे। उन्होंने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहना शुरू कर दिया था। उनके पुराने ट्वीट और उनके पुराने बयान अगर सुने देखे जाएं तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यही वजह है कि इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने यह कहा था कि ईरान में जो खामनोई है वो ट्यूमर, कैंसर की तरह है, उसे काट कर फेंक देना चाहिए। अमेरिका ने कहा कि मुझे पता है कि ईरान का तानाशाह कहाँ छिपा हुआ है, लेकिन अभी मैं उन्हें नहीं मारूंगा। अभी नहीं मारूंगा मतलब ये तो तय था कि वो मारने की प्लानिंग बना रहे थे। और आज खामनोई नहीं है। जांच का विषय है। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर खामनोई पर जो हमला किया गया वो इजराइल ने किया, अमेरिका ने किया, सऊदी ने किया, या फिर सब ने मिलकर किया, या फिर अकेले अकेले किया गया। खैर, ये जांच का विषय है। जब जांच होगी तब देखा जाएगा। लेकिन अब दुनिया एक दूसरे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में इसे ईरानी जनता के लिए एक सुनहरा मौका बताया है, उनको आज़ादी का एक मौका बताया है। ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है और उन्होंने क्या लिखा आप पढ़िए। इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने भी कहा कि अब वो राक्षस नहीं रहा जिसका सिर तेहरान में था। आप मतलब साफ समझ सकते हैं कि किस तरह की दुश्मनी अंदर खाने चल रही थी। इजराइल का दावा है कि उनके पास इस हमले के ठोस सबूत भी हैं। गंभीर बात यह है कि अमेरिका अब ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। दुनिया पर उसका अलग असर देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो ये स्थिति एक ऐसी स्थिति है जहां दुनिया एक दूसरे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आया है। तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन कुछ हिस्सों में लोग दबी जुबान जश्न भी मना रहे हैं, क्योंकि वे दशकों पुरानी पाबंदियों से तंग आ चुके थे। आज तारीख है 1 मार्च 2026। ऐतिहासिक और भूराजनीतिक रूप से दुनिया के लिए एक बदलाव का बहुत बड़ा दिन, जब ईरान की सुप्रीम पावर, ईरान के सबसे बड़े लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी गई है। ये पुष्टि ईरानी सरकारी एजेंसियों की तरफ से सुबह 5 बजे की गई और तब से यूं लग रहा है जैसे दुनिया युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। दो फाड़ में दुनिया नजर आ रही है। मध्य पूर्व के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। 1989 से ईरान की सत्ता पर काबिज रहे खामनेई अब नहीं रहे। खामनेई की मौत को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्हें किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। यह अभी भी सवाल है। कभी सवाल इजराइल की तरफ इशारा करते हैं, कभी सवाल अमेरिका की तरफ इशारा करते हैं, तो कभी उन कंट्रीज, मध्य पूर्व की उन कंट्रीज की तरफ भी इशारा करते हैं जो चुपचाप अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े थे। मौत के पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। अमेरिका इसे ऑपरेशन जस्टिस का नाम दे रहा है, लेकिन यह सीधे सीधे ईरान की जो परमाणु क्रांति है और जो इस्लामिक क्रांति है उसकी रीढ़ पर हमला था। खामनेई केवल एक लीडर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे लीडर थे जिनके इशारे पर वहां की सेना IRGC चलती थी, उनके एक इशारे पर न्यायपालिका चलती थी, उनके एक इशारे पर ईरान की परमाणु नीति चलती थी। ईरान उनके रहते हुए
बहुत मजबूत स्थिति में जा रहा था। ये अलग बात थी कि अंदर खाने कुछ विरोध भी होने लगे थे, लेकिन अगर सैन्य रूप से देखें तो ईरान ताकतवर हो रहा था। उनके दौर में न सिर्फ उन्होंने अपनी मिसाइल शक्ति बढ़ाई, बल्कि यमन, लेबनान और सीरिया तक अपनी ताकत का परचम लहराया। ईरान के तेहरान की सड़कों पर इस समय सन्नाटा है। कुछ लोग शोक में डूब गए हैं, 40 दिन का शोक घोषित किया गया है, तो कुछ लोग अंदर खाने जश्न में मना रहे हैं जो पाबंदियों से तंग आ चुके थे। खैर, क्या सही था और क्या गलत, इस पर जाने से पहले यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि आखिर अयातुल्लाह अली खामनोई कौन थे। ईरान के नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा पवित्र शहर है मशहद, जहाँ पर 1939 में एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम था अयातुल्लाह अली खामनोई। अपने 8 भाई बहनों के बीच में खामनोई बहुत अलग किस्म के व्यक्ति थे। उनका धार्मिक क्रियाओं में ज़्यादा ध्यान रहता था, संलग्नता रहती थी, अपने पिता के साथ ज़्यादा उठते बैठते थे। चूंकि उनके पिता मौलवी थे, लिहाजा खामनोई भी 11 वर्ष की उम्र में मौलवी बन गए। सिर पर काली पगड़ी, काला चोला और शिया कंट्री, जो ईरान है, दुनिया में सबसे बड़ा शियाओं का देश कहा जाता है, वहाँ पर वो देख रहे थे एक क्रांति उस देश के अंदर जन्म ले रही थी, एक बगावत उस देश में पलने लगी थी। चूंकि अगर उन तस्वीरों को हम देखेंगे जो खामनोई के सत्ता पर काबिज होने से पहले की हैं ईरान की, तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि ये वो ईरान है, क्योंकि वहाँ पश्चिमी सभ्यता का पूरा प्रभाव दिखाई देता था। वहाँ नाइट क्लब चल रहे थे, वहाँ की पोशाक जो थी वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होने लगी थी। लोग इस्लामिक सिद्धांतों को, इस्लामिक पोशाक को और इस्लामिक नियम कायदे कानून को दरकिनार करने लगे थे। सत्ता जिनके पास थी वो खुद यूरोपीय सभ्यता से प्रेरित थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई यूरोप के अंदर हुई थी, दूसरे देशों में हुई थी। लिहाजा जो इस्लाम के मानने वाले थे, जो शिया पद्धति को फॉलो कर रहे थे, वो लोग विरोध में खड़े हुए थे। और उसी विरोध के बीच एक बच्चा धीरे धीरे दुनिया के लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक अलग किस्म का प्रेरणा पुंज बनता जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि ये कुछ करेगा, इस बगावत के कुछ परिणाम निकलेंगे और सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। 1960 में रिजा शाह पहलवी, जो कि वहाँ के वो राजा थे जो यूरोपियन पद्धति से प्रभावित थे, उनके खिलाफ खिलाफत होने लगी, लोग सड़कों पर उतरने लगे। और उसी दौरान अपने गुरु खुमैनी के साथ खामनोई भी उस बगावत में उतर गए। चूंकि खामनोई की वाक्पटुता बहुत अच्छी थी, बोलने में बहुत अच्छे थे, इस्लामिक नियम कायदे कानूनों के जानकार थे, चूंकि 11 साल की उम्र में वो मौलवी बन चुके थे, उनके पिता ऑलरेडी से मौलवी थे। तो ऐसे में खामनोई का प्रभाव अब लोगों के बीच में जमने लगा था। इसी बगावत के चलते वो 6 बार जेल भी जा चुके थे। लोगों की नज़रों में, लोगों के ज़हन में खामनोई की इज्जत बढ़ने लगी, उनका कद बढ़ने लगा। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और वहाँ के जो शासक हैं उनको यहाँ से भागना पड़ा। उन्होंने भाग करके दूसरे देश में शरण ले ली और उस दौरान खुमैनी वहाँ के सुप्रीम पावर बने। यहाँ ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि पहली सुप्रीम पावर खामनोई के जो गुरु थे, जो उस्ताद थे, रोहिल्ला खुमैनी, उनको वहाँ के सुप्रीम पावर बनाया गया था। लेकिन उसके बाद 1981 के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक हमला होता है और हमले के अंदर एक रेडियो में बम लगाया जाता है और बम फटता है। उस दौरान खामनोई का एक हाथ और एक तरफ का कान जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन खामनोई ने लोगों के बीच में एक मैसेज दिया, लोगों को समझाया कि भले ही मेरे एक हाथ ना हो, भले ही मेरे एक कान ना हो, लेकिन मैं इस्लाम के लिए खड़ा रहूँगा। फिर क्या था, लोगों के जहन में खामनोई और घर कर गए और उनका कद और ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ 2 नज़रिए हैं। पश्चिमी लोग इसे मान रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा है, तो वहीं एक संप्रभु राष्ट्र के किसी लीडर की इस तरह से हत्या कर देना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी है। ऐसे में क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, या फिर खामनोई के बेटे की अब ताजपोशी ईरान के अंदर होगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब तलाशना भी बाकी है, क्योंकि आने वाला समय तय करेगा कि आखिर समय के गर्भ में क्या छुपा है। लेकिन आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, लिखिए हमें, लाइक करिए, कमेंट करिए द ट्रू माइक पर। नमस्कार। شهر مشکل